गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी के लिए। वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट हिंदी के इस चैनल पर मैं रोहित चौधरी आप सबका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। कैसे हैं गाइस? सब लोग फटाफट से आ जाइएगा और इस सेशन को एक बार शानदार तरीके से सब लोग शेयर कर दीजिएगा। सोनू, योगी, अमनदीप कौर, ज्योति माहर, रतन बोस, बिल्कुल सबके लिए वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत बहुत नमस्ते आपके लिए। देखिएगा, बहुत ही शानदार सेशन हम लोग करेंगे। आप सब एक बार वीडियो को लाइक करते चलिएगा फटाफट फटाफट से, क्योंकि बहुत से बच्चों का काम होता है ना वीडियो को डिसलाइक मारने का, तो वो अपना काम कर चुके हैं और आप लोग अब अपना काम कर दीजिएगा। उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेटिव बातें बता देता हूं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन को दोस्तों। देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को वाईफाई स्टडी यूजीसी नेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अनअकैडमी पर आपको मेरे द्वारा ऐसी बेहतरीन शानदार जानदार क्लासेस मिल जाती हैं। तो आप लोगों को दोस्तों करना क्या है, मेरी प्रोफाइल को जाकर के अनअकैडमी पे फॉलो करना है। मयंक वर्मा, गुड इवनिंग आपके लिए भी। दोस्तों शेयर कर दो सेशन को, शेयर कर दो फटाफट से, शेयर कर दो सेशन को। जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करना है। चलो कुछ जगह मैं शेयर कर देता हूँ, कुछ जगह आप लोगों को भी शेयर करना है। तुरंत प्रभाव से शेयर कर दो। बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके का हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आए हैं आज आपके लिए, ठीक है। चलिएगा, मैंने भी शेयर कर दिया है और आप लोग भी इसको एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वापस से एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस लाइव क्लासेस में। यूजीसी नेट हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, आपका सपना है नेट जेआरएफ क्रैक करना, तो मैं करूंगा आपकी पूरी मदद। आपको करना क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ मेरा बैच कोर्स ज्वाइन कर लो। जो मैं आपको 1 दिसंबर बता रहा था वो किन्हीं कारणों से 5 से 6 दिन थोड़ा आगे बढ़ गया है। 7 दिसंबर से मेरा कोर्स लॉन्च होने वाला है, 7 दिसंबर से मेरा ये कोर्स लॉन्च होने वाला है दोस्तों। आप लोग इसके लिए पहले से अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिएगा और मेरे इस बैच कोर्स का हिस्सा बन जाइएगा, ठीक है। पेपर 1 की भी 10 यूनिट्स मैं आपको यहाँ कराऊंगा। रोहित सर 10 मेरा रेफरल कोड है, जिसे लगा करके आप मेरे इस बैच कोड को ज्वाइन कर सकते हो। 2021 में कंप्लीट पेपर फर्स्ट के 10 यूनिट्स के लिए विद नोट्स, पीडीएफ, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल मिस श्वेता, दोनों के लिए नमस्ते, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों के लिए। देखो, फीस आज की डेट में बढ़ चुकी है। आप लोगों को 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 2100 रुपए में पड़ेगा। 5250 रुपए फीस रहेगी आपकी 3 महीने की, ठीक है। और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो 9450। अब देखो, आप 6 महीने का 9450, ठीक है। बहुत बढ़िया अमनदीप, बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी सर, अब मुझे भी टाइम मिल गया प्लस लेने के लिए। कब ले रहे हो अमनदीप? खुशखबरी कब दे रहे हो हमें ये बताओ। तो दोस्तों देखो, ये इसके अलावा 1 ईयर में कितना फायदा है, 6 मंथ और 1 ईयर को आप कंपेयर करो तो 1 ईयर का 11,550। इसमें आप लोग 10% जब डिस्काउंट करवा लेंगे तो ये और कम हो जाएगा, ठीक है। रोहित सर 10 आप लोगों को रेफरल कोड अप्लाई करना है। रोहित सर 10 जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको फीस और भी कम नजर आएगी, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको बताया कुछ फीस के प्लान थे। बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस की बात करें, क्या फायदा होता है अनअकैडमी का प्लस ज्वाइन करने से। बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी प्लस की बात करें तो लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर्स, डेडिकेटेड डाउट सेशंस, 1 सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एजुकेटर इन ए 1 कैटेगरी। ये सारी, बिल्कुल अमनदीप, बहुत बहुत बधाई हो। 7 दिसंबर से पहले आप आ रहे हो, वाह वेरी गुड। बहुत अच्छी न्यूज दी आप लोगों ने। Real time interaction with the educator, ask doubt in a live class and download the video and watch offline। वहीं अनअकैडमी के फीचर्स कितने शानदार हैं। घर से पढ़ने का मौका, किस्तों में पैसा दे सकते हैं, फ्री स्पेशल क्लास भी मिलती है, छोटा सा खर्चा आता है और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। अरे नहीं नहीं, ये श्वेता की बातों में मत आना अमनदीप। 1 महीने के चक्कर में फालतू में 2000 रुपए बेकार हो जाएंगे आपके।
वो तो 1 ईयर का ही लेना है, ठीक है ना। हाँ, वो कहना दूसरे शब्दों में चाह रही थी पर कह किन्हीं और शब्दों में चली गई। इस लड़की की विशेषता यही है। चलिएगा, आज आपको सरप्राइज है मेरी तरफ से। आज मैं आपको मौर्य काल कंप्लीट करा रहा हूँ यूट्यूब के मोस्ट टॉप एमसीक्यूज में। और एक बार मैं इन एमसीक्यूज को, जब आपको मौर्य काल के जो एमसीक्यूज हैं इनको जब मैं आप लोगों को अनअकैडमी पे कराऊंगा, ठीक है, देन उस टाइम आपका टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जड़ी लगा दो कमेंट्स की। कमेंट्स रुकने नहीं है, आपको हटना थकना कुछ भी नहीं करना है। फटाफट फटाफट कमेंट्स मारते चलो। ये सूची सुमेलित करनी है आपको चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य को लेकर के। इनके जो नाम हुआ करते थे वो नाम क्या थे, फटाफट बताइएगा, ठीक है। फटाफट 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 बताइएगा, जल्दी 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 जल्दी। अब ये सिस्टर ब्रदर छोड़ दो, श्वेता तुम हर जगह डिस्टर्ब करती हो, फालतू की बातें यहाँ भी शुरू कर दी आज तुमने आके। केवल कंटेंट पे ध्यान दो, मत खुद परेशान रहो, मत दूसरे को करो, ठीक है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। चंद्रगुप्त का नाम क्या था, बिंदुसार का नाम क्या था, फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। सी कमेंट किया है आप लोगों ने। सी कह रहा है कि चंद्रगुप्त को हम लोग सेंड्रोकोटस कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। वहीं बिंदुसार को हम लोग क्या अमित्रघात कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अशोक को हम लोग प्रियदर्शी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। और चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं। वेरी गुड, राइट आंसर हो गया आप लोगों का सी। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है अगला प्रश्न, क्या कहता है अगला प्रश्न, बताइएगा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। सैगोरा, ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हैं। वेनसांग राजगृह एवं श्रावस्ती में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करता है। वायान ने संकिसा नामक स्थान पर सिंह की आकृति युक्त अभिलेख की चर्चा की है। और सर्वप्रथम 1750 में टीफेंथर ने अशोक की लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बताइएगा कौन सा कथन सही नहीं है। आपको गलत कथन की पहचान करनी है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। आपके कमेंट नहीं रुकने चाहिए, तुरंत प्रभाव से आप लोग इसको करते रहिएगा। जल्दी जल्दी बताइएगा मेरे को। बिल्कुल, देखो सहगुरा ताम्रपत्र और महास्थान अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित माने गए हैं, ठीक है। ये अकाल की बात भी करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। वेनसांग राजगृह और श्रावस्ती में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करता है, बिल्कुल सही है। फायान ने संकिसा नामक स्थान पर सिंह की आकृति युक्त अभिलेख की चर्चा की थी, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम 1750 में टिफेंथेलर ने अशोक की लिपि को पढ़ा नहीं था, टिफेंथेलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था। जो दिल्ली मेरठ वाले जो है ना, हाँ, फिरोज शाह तुगलक वाले जो अभिलेख हैं वो इनको खोजा था 1750 में। बाद में 1837 में, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस लिपि को पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस लिपि को पढ़ा गया था, ये आप लोगों को याद होगा। तो जेम्स प्रिंसेप 1837 1750 में तो इसको खोजा गया था। वीडियो को लाइक कर दो, सब लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। सर्वप्रथम विल्किंसन ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। पोल में ज्यादा मजा आता है, एक्चुअली यहाँ पोल होता नहीं है। हाँ, यहाँ पोल होता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पोल होता नहीं है। चलिएगा, बहुत बढ़िया, शानदार। सर्वप्रथम विल्किंसन ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। वेरी गुड इवनिंग सुनीता, वेरी गुड इवनिंग आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो वो एक आया और वीडियो को डिसलाइक कर गया। शुरू करने से पहले 3 डिसलाइक थे, अब 4 हो गए, ठीक है। इसकी आत्मा को शांति मिल गई, ईश्वर इसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप लोग देखो जल्दी से लाइक बढ़ा दो, आप लोग लाइक बढ़ा दो फटाफट फटाफट।
डीयू चौधरी, वाओ डीयू चौधरी, क्या बात है, आप नई स्टूडेंट हो हमारी क्लास में, वेरी गुड। यहां पर अगर हम बात करें तो भैया ये तो गलत है, ठीक है, केवल और केवल अपना क्वेश्चन हो जाएगा सेकंड सही, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड सही। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे बच्चों। निम्न को सुमेलित कीजिएगा, फटाफट फटाफट बताइएगा। बिल्कुल रतन बोस, बहुत बढ़िया, शानदार। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र और प्राची। उत्तरापथ किसको कहते हैं, दक्षिणापथ कहाँ था, अवंती राष्ट्र कहाँ है, प्राची कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल दियो, आपका स्वागत है, बहुत बहुत। हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है तो आप रेगुलर मेरी क्लास लेने आया करो। बहुत बढ़िया, शानदार। अमनदीप, अच्छी तैयारी है आपकी। उत्तरापथ, तक्षशिला, बहुत बढ़िया, शानदार। दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी, बहुत बढ़िया। अवंती राष्ट्र कहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अवंती राष्ट्र हो जाएगा उज्जैनी में, ठीक है। अब प्राची कहाँ हो जाएगा, पाटलिपुत्र में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस बच्चों, इस क्वेश्चन का। बहुत शानदार आप सबके लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइएगा आप लोग। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, बताइएगा मुझे आप लोग। बहुत बढ़िया तरीके से मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त, महावीर, गौतम बुद्ध और अशोक। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट नहीं रुकने चाहिए यार, इतनी देर कमेंट पढ़ने के लिए थोड़ी ना रुकेंगे, आपके कमेंट फटाफट फटाफट चलने चाहिए ना। अमनदीप और मयंक ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, शानदार। अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। बताइएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, लाइक बढ़ा दिए, लाइक बढ़ा दीजिएगा, 10 लाइक आ गए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? बहुत बढ़िया, शानदार। यहाँ ज्योति आप थोड़ा सा गलत जा रहे हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को मैकियावेली के द प्रिंस से तुलना किया गया है, ठीक है। इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली कहते हैं किसको? कौटिल्य को। याद रखना है आप लोगों को, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त एवं जहांगीर के अभिलेख मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड, आप बताओगे रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है क्या? बहुत ही शानदार कर दिया ये क्वेश्चन मैंने, आप लोगों को मजा आ जाएगा कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है, तुरंत प्रभाव से बताते चलिएगा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सबके लिए बहुत बहुत नमस्कार, सबका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बढ़िएगा आज मौर्यकाल के टेस्ट सीरीज में आगे। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक के बारे में भी जानकारी मिलती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल जानकारी मिलती है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हैं और इस लेवल पे चलेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? सी। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइएगा। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? बाबरू शिलालेख, अशोक का नाम मिलता है, रानी लघु कौशाम्बी अशोक की पत्नी, रानी या लघु कौशाम्बी अभिलेख अशोक की पत्नी का शिलालेख,
कारुवाकी एवं पुत्र तीवर का उल्लेख है इसमें। धौली शिलालेख में कहा गया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। और कांधार एक द्विभाषी अभिलेख जो है वो हम मछुआरे आखे तक शिलालेख का उल्लेख भी इसमें किया गया है। तो आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, बताइएगा भैया कौन सा गलत है, फटाफट फटाफट बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट करिएगा फास्ट। अमनदीप कह रहे हैं ए रॉन्ग है। बिल्कुल अमनदीप, बहुत बढ़िया। चलो अमनदीप ए क्यों रॉन्ग है कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। ए क्यों रॉन्ग है कमेंट करके बताओ जल्दी से फटाफट। मैं बढ़ता हूं तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ। आ जाइएगा सब लोग 9 नंबर के क्वेश्चन पे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। बहुत बढ़िया ज्योति रतन बोस भाई, सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो को लाइक मार दीजिएगा सब लोग, फटाफट बताइएगा कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके। ये तो बहुत सरल हो गया, आपको भी पता है। बहुत बढ़िया चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइएगा। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। इसका समर्थन किसके एक अभिलेख से होता है। बहुत बढ़िया। अशोका का नाम मांस की गुर्जरा निट्टूर उदोलगलम में मिलता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिएगा, जबरदस्त। किसके अभिलेख में लुम्बिनी का उल्लेख है। यहाँ पे कर घटाए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। अशोक ने जब लुम्बिनी की यात्रा की थी तो, क्योंकि वो भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थल से संबंधित है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये अशोक के अभिलेख से रिलेटेड हो जाएगा। अब 11वें नंबर के क्वेश्चन पे आप लोग बात करिएगा और मुझे फटाफट बताइएगा कितना शानदार जानदार क्वेश्चन है ये। अशोक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। शासक बनने से वह पूर्व उज्जैनी का उपशासक था, यानी गवर्नर। ठीक है, बहुत बढ़िया। 10वें में सही बताया आप लोगों ने, 11वें पे बताइएगा। उसने 273 ईसा पूर्व में सत्ता प्राप्त की थी। उसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। उसने 261 ईसा पूर्व में अपना अंतिम युद्ध लड़ा। बता दीजिएगा क्या सही होगा। आपके आंसर का वेट किया जा रहा है। आप लोगों के आंसर का वेट किया जा रहा है और मैं कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का वेट। अशोक के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं। शासक बनने से पूर्व वह अवंती का उपशासक था। वीरेंद्र कुमार, गुड इवनिंग आपके लिए, बहुत बहुत गुड इवनिंग। वीडियो लाइक नहीं किया वीरेंद्र कुमार, क्लास में एंट्री करने से पहले वीडियो लाइक किया करो। 11वें में आप लोग आंसर कर रहे हैं कि ए। 11वें में आपका आंसर डी होगा, क्योंकि ये सारे के सारे कथन क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नीलम, वेरी गुड इवनिंग आपके लिए, स्वागत है आपका बहुत बहुत। 12वें नंबर के क्वेश्चन पे आ जाएगा बच्चों। निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमिंदेई है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां है। आपको बताना है दोनों क्वेश्चंस में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से वीडियो को लाइक करने की। क्लास में आने से पहले वीडियो लाइक होना चाहिए ना। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास में आने से पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद सब लोगों के लिए, बहुत बहुत स्वागत है।
यहाँ पे देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमिंदेई है, एंड ये वाला कि अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख सातवां है। ये वाला बिल्कुल सही है, दोनों में कहीं कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट है। ठीक है, तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं बच्चों। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? बताइएगा फटाफट से। बहुत बढ़िया, शानदार काम कर रहे हैं सब लोग। 12वें में सी सही है भैया, सबका सही है। 12वें में सी सही है, 13वें में बता दो आप मुझे। 13वें की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, 13वें में बता दो आप मुझे। बता दीजिएगा, सब लोग बता दीजिएगा। 13वें में क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। ठीक है, यहाँ पर कर माफ किया था, मतलब कर की दर कम कर दी थी, 1/8 कर दी थी। ठीक है, लुम्बिनी। क्वेश्चन नंबर 14। अपने धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने निम्न में से किन की सेवाएं ली थी? रज्जुक, प्रादेशिक और युक्त। राजयुक, प्रादेशिक और युक्त किन की सेवाएं ली थी? क्वेश्चन नंबर 14। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने निम्न में से किसकी सेवाएं ली थी? बिल्कुल, ये सबकी सेवाएं ली थी, राजुकों की, प्रादेशिकों की, युक्तों की, सबकी सेवाएं ली थी। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15वें नंबर पे। बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है। आप लोगों के कमेंट रुक गए, ये रुकने नहीं चाहिए थे यार, फटाफट फटाफट आने चाहिए कमेंट्स, ताकि आपको देख करके समझ आए मुझे कि कुछ चल रहा है, कुछ हिल रहा है, कुछ बढ़िया काम आप लोग कर रहे हो। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई, स्वनियंत्रण। दया नहीं होगा अस्मिता, आप गलत जा रहे हो। वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता आपका गलत है, अश्मिता आपका गलत है, नीलम आपका गलत है, बट अमनदीप आपका बहुत शानदार आंसर। स्वनियंत्रण, जब व्यक्ति एक स्वनियंत्रण में रहता है तो वो बिल्कुल नहीं, दया नहीं होगा ज्योति, दया नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर का चयन करें। चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक था। इंडिका की रचना सेल्यूकस ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जैन धर्म दो भागों में बट गया था। बहुत सरल क्वेश्चन है। लाइक बढ़ा दो यार, वीडियो के लाइक बढ़ा दो थोड़े से। वीडियो के लाइक बढ़ा दो थोड़े से, सभी लोग मिलकर के वीडियो के लाइक बढ़ा दीजिएगा थोड़े से, जल्दी से बढ़ा दीजिएगा वीडियो के लाइक। क्वेश्चन नंबर 16 पे वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। क्वेश्चन नंबर 16 पर वेट कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का। फटाफट बता दीजिएगा क्या आंसर आएगा। बिल्कुल, यहाँ पर मैगस्थनीज की रचना है इंडिका, सेल्यूकस नहीं आएगा, मैगस्थनीज की रचना है। बाकी का पहला और तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17।
बताइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करता है। अशोक का बराबर गुहाअभिलेख, दशरथ का नागार्जुनी गुहाअभिलेख, अशोक का जूनागढ़ शिलालेख और रुद्रदामन का सूनागढ़ शिलालेख। बताइएगा। बहुत बढ़िया, शानदार प्रदर्शन आप लोगों का। रुद्रदामन जो है, बहुत अच्छा, शानदार। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करता है। बिल्कुल एकदम से करेक्ट बताया आप लोगों ने, बिल्कुल सही बताया। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो बात करता है इसके बारे में। ठीक है, बहुत अच्छा, शानदार बताया आप लोगों ने सबने, एकदम से बढ़िया बताया, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। अर्थशास्त्र राज्य को परिभाषित करने वाला प्रथम भारतीय मूल ग्रंथ है। बिल्कुल सही बात है। और अर्थशास्त्र का प्रमुख सरोकार राज्य की उत्पत्ति जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से है। बिल्कुल सही बात है। अब तुम लोग बता दो जल्दी से, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल भाई, हिस्टोरिक इंडिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वीडियो को लाइक मार दो, बहुत बढ़िया, शानदार। वो क्या रहा है, बच्चे आ रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, दो दो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं। अरे हिस्टोरिक इंडिया नाम तो आपने ऐसा रखा हुआ है यार, लेकिन आप एक आध क्वेश्चन का आंसर तो किया करो। हिस्टोरिक इंडिया, आपने नाम तो हिस्टोरिक इंडिया रख रखा है, लेकिन आप हमेशा कभी चाय भेजते हो, कभी कुछ भेजते हो, बट आप लोग देखते नहीं, मतलब आंसर नहीं भेजते हो। आंसर भेजा करो। रतन बोस कह रहे हैं सर आप पर कॉल्स होगी आज, मतलब मैं समझा नहीं यार, रतन क्या कह रहा है भाई। अस्मिता पांडे, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। अस्मिता पांडे, अस्मिता पांडे, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, बताइएगा। आप लोग मुझे बताइएगा, अर्थशास्त्र राज्य को परिभाषित करने वाला प्रथम भारतीय मूल ग्रंथ है। बिल्कुल सही बात है। और अर्थशास्त्र का प्रमुख सरोकार राज्य की उत्पत्ति जैसे सैद्धांतिक मुद्दों से है। क्या आपको लगता है कि दोनों क्वेश्चनों के आंसर सही हैं? एक बार ढंग से डीपली आप लोग जो है इसको सोच विचार के आंसर करें। सब लोग, इतिहास के सभी विद्यार्थी हैं आप लोग, आपने जो 18वें कोई नंबर पे आंसर मुझे किया है ना, उस पर एक बार विचार करें, पुनः विचार करें, एक बार पुनः विचार करें। अमनदीप, सही आंसर बताइएगा क्या होगा। बताइएगा फटाफट से, क्या आंसर रहेगा। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं फटाफट मुझे कमेंट करके दीजिएगा। तुरंत प्रभाव से बताइएगा सब लोग।
सब लोग कह रहे हैं कि सर यस सर, ये सर, बी सही है, बी सही है, बी सही है, बी सही है, बी सही है। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक में आ गए आप लोग इस जगह पे, चलेगा। दोनों ही गलत हैं, यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। देखिएगा, राज्य को परिभाषित करने वाला सबसे पहला ग्रंथ है शुक्र नीति। ठीक है, शुक्र नीति ने राज्य को पहले परिभाषित किया है। ठीक है, शुक्र नीति एक ऐसा ग्रंथ है जो राज्य को परिभाषित करता है पहले, और ये राज्य की उत्पत्ति से बात नहीं करता, ये राज्य के नीतिगत या न्याय सिद्धांत से संबंधित जो है पॉलिटिकल राजनीतिक विषयों की बात करता है। ठीक है, बट राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात नहीं करता। मुझे बताओ, क्या ये राज्य की उत्पत्ति के बारे में बात कर रहा है? आप लोगों ने बहुत जल्दीबाजी में इसका आंसर टिक किया है, और इस इसके कारण ही आप लोगों का दिक्कत आती है कई बार। अस्मिता, आपको क्लियर हुआ क्या? बताइएगा सब लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइएगा। वीडियो को लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो यार? अच्छा, वाह, वेरी गुड। सर पेपर अच्छा होगी आज, मतलब क्या कह रहे हो रतन आप? मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, अनअकैडमी पे क्लास होगी आज, इसकी बात कर रहे हो ना? अनअकैडमी पे होगी ना क्लास? अनअकैडमी पे होगी क्लास, 7:30 बजे होगी। मजा आएगा वहां भी आज, बहुत जबरदस्त आ जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। हाँ बिल्कुल, 273 से 232 ईसापुर राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 20, कमेंट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कमेंट फास्ट। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया था? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 20, जेम्स प्रिंसेप, 1837। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 21, जबरदस्त क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग एक बार। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और शैल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, विवादास्पद वक्तव्य। सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया था। अमनदीप कह रहे हैं कि सर आज 1857 वाला टॉपिक कराने वाला था। एक्चुअली मैंने मेरी टीम को 1857 की क्रांति और मोस्ट एमसीक्यूज, ये मौर्य काल वाले मोस्ट एमसीक्यूज दोनों दिए थे उन्होंने। ये सैटरडे को बनाया है और ये रविवार को बनाया है। तो ये क्लास 1857 की क्रांति वाली तो कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना? 1857 की क्रांति वाली कल पढ़ाएंगे आपको। तो ये थोड़ा मिस्टेक, वो मिस्टेक तो क्या है, वो तो पढ़ने ही थे अपने को, दोनों ही पढ़ने थे। एक एक दिन में पढ़ना था, एक दूसरे दिन में पढ़ना था। तो 1857 की क्रांति वाली क्लास कल होगी आपकी, ठीक है? 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में जो संधि हुई, इसके संदर्भ में विवादास्पद फैक्ट कौन सा है? डियर स्टूडेंट, वीडियो को लाइक करना, सबसे पहले लाइक बढ़ा दो यार एक बार। 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? बहुत देखो लैंग्वेज कितनी शानदार है। सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया। सेल्यूकस 500 हाथी लेकर सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। मैगस्थनीज के रूप में यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया। डियर स्टूडेंट, कोई भी फैक्ट विवादास्पद नहीं है, सारे फैक्ट सही हैं, सारे फैक्ट सही हैं। बस एग्जामिनर की वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो अलग है।
समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22, मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी हुआ करता था। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी हुआ करता था, बताइएगा कौन हुआ करता था? मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन हुआ करता था? सन्निदाता, प्रदेशता, समाहर्ता या युक्त? वीडियो के लाइक बढ़ा दो और जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते चलो। कमेंट करो फटाफट। 22 में डी, बहुत बढ़िया, शानदार। समाहर्ता, ये राजस्व इकट्ठा करने वालों का अधिकारी होता था, राजस्व संग्रह का अधिकारी होता था। ये समाहर्ता राजस्व संग्रह का अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 23, राधे श्याम बैरवा, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। नए स्टूडेंटों का सबका स्वागत है भैया। अच्छा, पुराने वालों का भी स्वागत है, नहीं तो पुराने वाले कहेंगे कि सर जी तो मतलब ही हो गए, नए वालों का स्वागत करते हैं, पुराने वालों का नहीं करते। सबका स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। इंडिया के नंबर 1 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जो एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री में एक क्रांतिकारी काम आप लोगों के लिए निःशुल्क सेवा के तौर पे कर रहा है, और जिसमें मेरे जैसा एक नाचुक व्यक्ति जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, वो बहुत मोटिवेट होता है आप लोगों से। आप लोग पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में आगे तरक्की को प्राप्त करें। 23 में आंसर बता रहे हैं सुनीता और अमनदीप ने बताया बी ऑप्शन, ठीक है। 23 में इन्होंने बताया बी ऑप्शन, बहुत ही बढ़िया, शानदार बताया आपने। रुक्मिणदेही के स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख अशोक के दम का स्पष्ट विवरण नहीं देता है, जबकि निगली सागर शिलालेख अशोक के द्वारा पूर्णदमन स्तूप की यात्रा किए जाने के तथ्य का अभिलेख का जो है वर्णन करता है। बहुत शानदार आंसर है इसका, केवल और केवल बी ऑप्शन अपना जो है इसमें गाइज सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं 24 नंबर पे। चलिएगा, लोकेश गुर्जर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी डियर स्टूडेंट का बहुत बहुत वेलकम है। आप लोग मेरी एक बार क्लास को लाइक मार दो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा चलिएगा, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है आंसर आपका। अशोक के रुक्मिणदेही स्तंभ संबंधित हैं बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से और बुद्ध के शरीर त्याग से। मैं रुक्मिणदेही की बात कर रहा हूं, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं रुक्मिणदेही की बात कर रहा हूं, 24 नंबर की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बुद्ध के जन्म से रुक्मिणदेही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत प्यारा, शानदार, जानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा सब लोग। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बता दीजिएगा। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था, वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी और राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर। मैं कर रहा हूं आप लोगों का वेट। मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वीरेंद्र कह रहे हैं सर 25 में बी सही नहीं है। बिल्कुल, ये दर गलत है, ठीक है। एक्चुअली व्यापार दर कोई फिक्स मतलब जो है 1/10 नहीं थी, 1/6 थी। बिल्कुल सही बात है। चलिएगा, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित किया है? पिलनी, स्ट्रैबो, डियोडोरस, एरियन, क्या आंसर आएगा? निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित किया है?
निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित किया है? निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित किया है? बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आंसर करने वाले हो आप लोग? फटाफट फटाफट बताते चलिएगा। बहुत शानदार आंसर कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक बढ़ाओगे क्या? थोड़े से लाइक बढ़ा दो भाई वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 26, पिलनी ने, स्ट्रैबो ने, डियोडोरस ने, एरियन ने, इन सब ने इसकी इंडिका को संदर्भित किया है। संदर्भित का मतलब अपने ग्रंथों में इन लोगों ने जो मैटर लिया है वो मेगास्थनीज की इंडिका से वहां पर इन्होंने मैटर को नोट किया है। ठीक है। 27 नंबर, मौर्य साम्राज्य के पतन से संबंधित मतों में से सही सुमेलित विकल्प का चयन कीजिएगा। डीएन झा कहते हैं कि कमजोर उत्तराधिकारी आ गए थे। डीडी कौशाम्बी कहते हैं इनकी धार्मिक नीति कारण थी। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि इनकी आर्थिक नीति कारण थी। और सभी सही हैं। आप बताइएगा क्या इसमें सही है? संदर्भित का मतलब समाहित किया, वो सारी बातें बिल्कुल सही है। सभी नए स्टूडेंट का, राधे श्याम जी, मेरी क्लास का शेड्यूल ये है, देखो सुबह 9 बजे और शाम को 7:30 बजे तो मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पे। ये अनअकैडमी पे और होती है, और ये भी फ्री क्लास होती है। ठीक है, रोजाना ध्यान रखना। और दूसरा स्लॉट होता है मेरा यूट्यूब पर, जिस चैनल पर आप लोग अभी देख रहे हो, जिसमें सुबह 11 बजे और शाम को 4 बजे रोजाना मेरी क्लास होती है। डेली मेरी क्लास होती है इसमें। ठीक है ना? तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो सब लोग और आगे बढ़ते चलिएगा। इसमें अब देखो, अगर आपको नहीं आता तो आप देखो एक काम किया करो, ऐसे 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 करके ब्लैंक भेज दिया करो आंसर। मेरी बात सुनो, ऐसे ब्लैंक कमेंट कर दिया करो जिनको नहीं आता। जैसे डॉट 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 करते हैं ना, ऐसे ब्लैंक कर दिया करो, नहीं आता कोई बात नहीं है। पर मेरी बात सुनो, आप लोग तुक्का मत मारा करो। ठीक है, ये गलत है। केवल और केवल इसमें यही सही है। डीएन झा मानते हैं कि इन्होंने कमजोर उत्तराधिकारियों को चुना। ठीक है, तो कमजोर उत्तराधिकारियों की नीति जो है डीएन झा के अनुसार सही है। मैं बात कर रहा था क्वेश्चन नंबर 28 पे। मौर्य नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? मौर्य नगर प्रशासन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमोई कहलाता था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 5 समितियों के द्वारा होता था। जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई नगर अधिकारी को मदद देता था। और सभी कथन गलत हैं। स्वागत है आपका भाई राधे श्याम जी, रेगुलर आप आ सकते हैं क्लास में। फ्री क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। आज शाम को 7:30 बजे अनअकैडमी पे फ्री क्लास होगी। इतिहास का आईना, इतिहास का आईना, $11,111 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया हूं मैं इसमें। आप लोग फ्री क्लास है, इसको ले सकते हैं स्पेशल क्लासेस में अनअकैडमी पर जाकर के। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो राधे श्याम जी ने ब्लैंक किया है कमेंट, बट गलत नहीं मारा, तुक्का नहीं मारा। इसमें भी ये क्या है, गलत पूछ रहा था। 5 समितियों में नहीं होता था, वो 6 समितियों में होता था ना। 6 प्रकार से डिवीजन किया हुआ है, तो ये इसमें गलत है। बाकी के सब सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये तो नहीं होगा ना, वो गलत पूछ रहा है तो आंसर बी हो जाएगा। 29 पे आ जाइएगा। समाहर्ता कौन होता था? सन्निधाता कौन होता था? नागरक किसको कहा गया है? और अक्षपाटलिक किसको कहा गया है?
वीडियो के लाइक नहीं बढ़े, वही 18 लाइक है, अभी 22-23 लाइक तो कर दो कम से कम इनको। बताओ फटाफट क्या आंसर करोगे। समाहर्ता मैंने बताया था आप लोगों को, समाहर्ता संग्राहक होता था नहीं होता था, इसके बाद समाहर्ता संग्राहक होता था, सन्निधाता कोषाध्यक्ष एवं भंडाराध्यक्ष होता था। नागरक कौन होता था? नगर का मजिस्ट्रेट। और अक्षपाटलिक केंद्रीय लेखाधिकारी हुआ करता था। ठीक है अंकिता शर्मा, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक करो सब लोग एक बार फटाफट से। तो ये इसमें आंसर अपना हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 30। बिल्कुल बढ़िया 29A 30 में बताइएगा। मैगास्थनीज के द्वारा उल्लेखित डायनोसिस एवं हेराक्लीज निम्न में से किससे संबंधित हैं? मैगास्थनीज ने हेराक्लीज और डायनोसिस का नाम किन भगवानों के लिए लिया है? कौन से भगवान को हेराक्लीज कहता है, कौन से भगवान को डायनोसिस कहता है? बताइएगा कमेंट करके 30 में क्या आएगा। मैगास्थनीज के द्वारा उल्लेखित डायनोसिस एवं हेराक्लीज निम्न में से किससे संबंधित हैं? बी, बहुत बढ़िया है। डायनोसिस तो इसने शिव को कह के बुलाया है और हेराक्लीज बुलाता है वासुदेव श्री कृष्ण भगवान को। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है, करेक्ट आंसर है। 31 पे आ जाइएगा। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वीडियो को लाइक मार दो, फटाफट बता दो 31 में आंसर। कौन सा कथन असत्य? असत्य बता रहा है स्त्री वध को हत्या के समान माना जाता था, ये सत्य है, असत्य नहीं है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था, सही है। स्त्रियों को पुनर्विवाह की अनुमति थी तथा नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, क्योंकि तो वैदिक काल से चली आ रही थी, इस टाइम पे भी थी। वैश्यावृत्ति का प्रचलन नहीं था इसमें, ये गलत है, क्योंकि वैश्यावृत्ति का प्रचलन था, गणिकाएं हुआ करती थी, गणिकाएं हुआ करती थी। बहुत बढ़िया 32 में आ जाइएगा। निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में अकाल से निपटने के उपायों का उल्लेख है? क्वेश्चन दूसरे तरीके से आ गया, ठीक है, लेकिन ये पूछ लिया था मैंने थोड़ी देर पहले आपसे, आपको संज्ञान में आना चाहिए आपके में ये बात। 32 पे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। 32 में बताइएगा। हाँ बिल्कुल, अकाल की बात करते हैं ये दोनों अभिलेख, और साथ ही साथ ये दोनों ही अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की भी बात करते हैं, और वो है सौगोरा ताम्रपत्र लेख और महास्थान अभिलेख। ठीक है, ये बिल्कुल तीसरा और चौथा होने के कारण इसमें अपना आंसर क्या बनेगा? सी बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। चलिएगा बहुत बढ़िया, शानदार आप सभी के लिए। 32 के बाद अपन बात करते हैं 33 पर। निम्न में से किस शासक या शासकों की उपाधि देवानाम प्रिय हुआ करती थी? ठीक है, अशोक की हुआ करती थी, ये तो कंफर्म है। बाकी की और लोगों की भी हुआ करती थी, वो भी कंफर्म है, लेकिन वो बाकी के और लोग कौन कौन थे, ये चीज कंफर्म करोगे आप लोग। बताइएगा क्या आंसर आएगा।
तुरंत प्रभाव से बता दीजिएगा मुझे आप लोग क्या आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, रतन बोस कह रहे हैं केवल एक। अरे यार रतन, ये तो गलत है। केवल एक तो नहीं है, और भी है, मुझे पता है, और भी है, और भी है। 33 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। यहाँ पर दशरथ की उपाधि भी यही हुआ करती थी। दशरथ की उपाधि भी ये हुआ करती थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्या, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइएगा बच्चों। निम्नलिखित में से किस स्रोत में कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? अशोक का 13वां शिलालेख, अशोक का प्रथम कलिंग शिलालेख, दीपवंश और महावंश। कौन से स्रोतों में हमें जानकारी मिलती है किसकी, कलिंग युद्ध के विषय में? कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बालक इस पे, क्योंकि लोमड़ी को हमेशा वो अंगूर ही खट्टे लगते हैं जिनको वो हाथ नहीं लगा सकती। समझ रहे हो? लोमड़ी को वही अंगूर खट्टे लगते हैं ना हमेशा जिनको वो छू नहीं पाती। तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है कि क्वेश्चनों का लेवल ये है कि तू इन पे पहुंच तो पा नहीं रहा भाई मेरे। अब वीडियो को डिसलाइक करने से भी जाएगा क्या? तो निम्नलिखित में से किस स्रोत में कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी मिलती है? आप लोगों को बताना है 34 नंबर के क्वेश्चन में। अशोक का केवल 13वां शिलालेख जो है वो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, ये कलिंग युद्ध का वर्णन नहीं करते। बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं अपन। 35 नंबर का क्वेश्चन चलिएगा, बहुत शानदार। निम्न को सही सुमेलित करना है आपको। एंटियोकस, थियोस, टॉलेमी फिलाडेल्फस, एंटिगोनस गोनातास और अलेक्जेंडर कौन से कहाँ के शासक थे? कौन सा राजा कहाँ का शासक हुआ करता था? बताइएगा फटाफट मुझे कमेंट करके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर, शानदार आंसर। 35 नंबर पे मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। एंटियोकस थियोस जो है वो सीरिया का शासक था, टॉलेमी फिलाडेल्फस मिस्र का था, एंटिगोनस गोनातास मकदूनिया का था और अलेक्जेंडर एपीरस का था। तो बच्चों ए ऑप्शन अपना करेक्ट है, क्योंकि इसकी पूरी सूची हमारी क्या है, सुमेलित है। पूरी सूची हमारी क्या है, सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइएगा। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? बहुत बढ़िया, शानदार। मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था का सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था? मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत हुआ करता था, उसका प्रमुख अधिकारी कौन हुआ करता था? बता दीजिएगा मुझे आप लोग क्या आंसर करेंगे इसमें। 36 में सी हो जाएगा, सीताध्यक्ष हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 37 बताइएगा, 37 में आंसर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, शानदार। निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है आपको। 37 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। दूसरा शिलालेख क्या कहता है? पशुओं और पुरुषों के कल्याण के उपायों के लिए बात करता है, दूसरा शिलालेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे बात कर रहे हैं हम। पांचवा कहता है धर्म मात्र संस्था की व्याख्या। आठवां धर्म यात्रा की पद्धति और नौवां शिलालेख रूढ़िवादी अनुष्ठानों की भर्त्सना करता है। अपना आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन करेक्ट। बी हो जाएगा बच्चों। 38 पे आ जाइएगा।
कलिंग युद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही नहीं निकला? कलिंग युद्ध का निम्न में से कौन सा परिणाम सही नहीं निकला? मगध कलिंग साम्राज्य का एक प्रांत बना लिया गया। युद्ध के नृशंस परिणामों में से अशोक के व्यक्तित्व और सार्वजनिक नीतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मौर्य सेना में कटौती कर दी गई। कलिंग के बाद उसने कोई युद्ध नहीं जीता या कोई युद्ध नहीं किया, ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहा हूं, 38 में पूछ रहा हूं आप लोगों से। देखो, कलिंग मगध का एक प्रांत बना लिया, सही है। युद्ध में जो नीति, युद्ध में जो हत्या हुई उससे उसका हृदय परिवर्तन हो गया, सही है। कलिंग के बाद उसने कोई युद्ध नहीं किया, ये सही है। लेकिन मौर्य सेना में कटौती कर दी गई, ये सही नहीं है। और ये सही नहीं है ही पूछ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें डी। कौन सा हो जाएगा? डी। 39, अशोक द्वारा किए गए बौद्ध स्थलों की यात्रा का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले कहां गया था वो? बोध गया, फिर निगाली सागर, फिर लुम्बिनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें क्या? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा गया है। इसकी सर्वप्रथम जानकारी किस संस्था के प्रयासों का परिणाम जाना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करिएगा। बहुत शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित थी। ठीक है, विलियम जोन्स जो है इनको जाना जाता है इसमें। दोस्तों, ये मेरे पास 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आज की क्लास में। ऐसे मेरे पास 150 क्वेश्चन की सीरीज है। ये पूरा जो सेट है वो 150 क्वेश्चन का सेट है। पहली सूचना, तो पहले बताओ मुझे, इसको आप अभी पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे? अभी पढ़ोगे कि मतलब नेक्स्ट क्लास में करोगे आगे के क्वेश्चनों को? पहले तो ये कमेंट करो। दूसरा, कल के लिए 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा। 1857 की पूरी क्रांति डिटेल में आएगी। कल क्लास लेना मत भूलिएगा, संडे को 4 बजे। ठीक है। और इसके अलावा एक सूचना और है मेरे पास जो बहुत बेहतरीन सूचना है, मैं आपको बताऊं उसके सूचना के बारे में। ये सारे क्वेश्चंस तो अभी इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बचे हुए पड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पास एक बहुत जबरदस्त सूचना आपके लिए और है। और वो सूचना क्या है, देखिएगा कितने सारे क्वेश्चंस अपने पास अभी इस टॉपिक के बचे हुए हैं, आप सोच सकते हैं। वो दूसरी सूचना क्या है कि आप इंडिया के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि अनअकैडमी पर मेरी रोजाना शाम को 7:30 बजे एक फ्री क्लास होती है, वो आपको लेनी है। ऐसे जैसे मैं यहाँ पे प्रश्न करा रहा हूं, अगर इन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल आपको चाहिए, व्याख्यात्मक हल आपको चाहिए, प्लस 11,111 महत्वपूर्ण प्रश्नों का इतिहास का आईना वाला जो टाइटल है हमारा, वो हमारी क्लास है। उसको क्लास को करने के लिए जो है ना, आप लोगों को क्या करना है, गूगल के प्ले स्टोर पर जाना है और डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। कोई चार्ज नहीं है, आप लोगों से फ्री है, फ्री है, फ्री, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल फ्री है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, देखिएगा मैं बता देता हूं आपको। फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद, हाँ देखिएगा, उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद इसको डाउनलोड करना है पहले ऑप्शन पे। डाउनलोड करने के बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। इसको क्या करेंगे, लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल बना लेंगे। फिर मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे और मुझे फॉलो कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, एनटीए यूजीसी नेट। ठीक है।
अगर आप गलती से प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो गेट सब्सक्राइब पे क्लिक करिएगा। फीस का प्लान मैंने क्लास की स्टार्टिंग में जो शो करवाया था आजकल वो है, ये नहीं रहेगा। और फीस के लिए आप लोग रोहित सर 10 जैसे आपको दिख रहा है कोड सक्सेसफुली अप्लाई, इस तरीके से इसको अप्लाई करके डिस्काउंट कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, देखो इस तरीके से इसको रिडीम करोगे तो इसमें से और 10% गेट अप टू 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको आ जाएगा। एचडीएफसी बैंक का एटीएम कार्ड है आपके पास, डेबिट कार्ड जिसको बोलते हैं, बजाज फाइनेंस का कार्ड है, तो आप ईएमआई में पेमेंट कर सकते हो, या इन सभी क्रेडिट कार्ड के साथ भी आप ईएमआई में पेमेंट कर सकते हो, या आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 4 बजे कल शाम 4 बजे तो क्या होगा, 1857 की कंप्लीट क्रांति, ठीक है। उसके बाद आज शाम को 7:30 बजे, आज 7:30 बजे अनअकैडमी पर क्या होगा, आज शाम 7:30 बजे अनअकैडमी पर क्या आ रहा है, इतिहास का आईना। क्या आ रहा है, इतिहास का आईना, ठीक है। बहुत बढ़िया अंकिता, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सबके लिए, बहुत बहुत थैंक यू गाइज। चलिएगा मिलते हैं आप सब लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है दोस्तों।